सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं खुशबू, मिर्जा, वासु और अदर स्टूडेंट। सो सबसे पहले बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपने ईए की एग्जाम में सक्सेस को अचीव किया है। सबसे पहले मैं मिर्जा को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को पास कर लिया। वासु ने, आई गेस आपने वासु पार्ट 1 और पार्ट 3 क्लियर हुआ है आपका, यस। और खुशबू ने पार्ट 1 को क्लियर किया है। सो कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी मैंने आज एड ऑन किया है जिससे कि उनको एक स्ट्रेटजी समझ में आए कि किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले मैं मिर्जा आपसे जानना चाहूंगा कि कितना डिफिकल्ट है, मतलब अगर मैं ओवर द जर्नी आपका एक्सपीरियंस पूछूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आपने पास किया, सो Uh, कितना डिफिकल्ट है ये? so personally, I believe that all three exams have different type of approach. As part one has various limitations as it relates with the individuals, and part two has many facts because it covers partnership, businesses, trusts, estates as corporations, and when it comes to part three, it has various regulations because it comes with compliance and regulations, so you have to remember all of that. And I believe that the most difficult part of this exam is to remember every little facts, form numbers, and everything about it, so that you can cover everything and you won't get confused while covering different types of part of examinations. And one thing that I think that during the last period of the exam, before a week or two, one should give full time to the exam so that they can cover mocks as well as read more and more so that they don't miss anything about it. So विच they, वन इज, they could. सॉरी टू इंटरप्ट यू, विच वन इज मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा? विच वन? Personally, I would say second part is the most difficult one because it covers a lot of topics. It has 20 chapters and it covers partnership as well as basic regular regulations such as deductions, credits, etc. Corporations and S corporation trust, and the other one was tax exempt organizations. So we have to cover everything about it because when it comes to partnership, it deals with pass-through entities, and S corporation deals with pass-through entities, but they have certain various different rules related to each other. But when it comes to corporation, it is taxed on twice levels. It is taxed on corporation as well as individual levels. And when it comes to tax exempt organization, rules are totally different for them. So I believe that covering every single topic was difficult one with the second part. अब मैं अगर आपसे पूछूं, सन्यम, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने भी पार्ट 1 और पार्ट 3 को पास कर लिया है। सो एक थैंक मिथ यू है, सर। पार्ट 3 इज वेरी इजी और नॉट, मतलब मेरा सर आपसे जानना ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि पहले आपने पार्ट 3 को पास किया और शायद कल आपने पार्ट 1 को क्लियर किया। यस सर। पार्ट 3 क्या बहुत ज्यादा आसान है अगर हम दोनों को कंपेयर करें? हाँ सर, पार्ट 3 तो इजी है। पार्ट 3 अगर 1 में के कम, वासु आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपने पार्ट 3 को भी पास किया और पार्ट 1 को भी पास किया, सो विच वन इज मोस्ट, मतलब आपको ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा? सर वासु? डिफिकल्ट तो सर मेरे को पार्ट वन ही लगा, क्योंकि सर वो लेंदी है, वो ज्यादा एरिया कवर करता है और ज्यादातर प्रैक्टिकल है उसमें। पार्ट थ्री सर ज्यादातर क्रैमिंग है, आपको पता है सर, फॉर्म नंबर, नंबर ऑफ डेज याद रखो। बस यही है सर, पार्ट थ्री में स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी आपकी, आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। और पार्ट वन में स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपको ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड से काम करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे प्रोविजन लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ पार्ट वन में ज्यादा है और पार्ट थ्री में सर क्रैमिंग है ज्यादा। खुशबू, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने हमारे मॉक टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट में आई गेस आपका स्कोर 60, 72 और फिर फाइनल एग्जाम में आपने सक्सेस को अचीव किया। सो बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे कि पार्ट 1 में बहुत मतलब चीजें क्रैमिंग करनी पड़ती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? खुशबू? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं आते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया एग्जाम में। आपको फॉर्म नंबर, मतलब 5-6 क्वेश्चन फॉर्म नंबर के आए थे एग्जाम में, तो फॉर्म नंबर कुछ आप लास्ट टाइम रिवाइज करके चलो तो इजी हो जाएगा थोड़ा। और क्लासेस अपन रेगुलर लेंगे और मॉक आराम से मॉक एग्जाम देंगे तो निकल जाता है, तो ऐसे लगा। वो मैंने रिवाइज करके नहीं दिया मॉक फर्स्ट टाइम वाला, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो आपके लिए जाता ये है। बिल्कुल फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जाम थी। शुरुआत में आप काफी नर्वस थे, मतलब लाइव क्लास में भी आते थे तो थोड़ा सा मन में यस सर। आपके बहुत डर रहता था, तो अब
कॉन्फिडेंट हैं कि आगे की 2 पार्ट और निकल जाएंगे, मतलब क्योंकि एक बड़ा पार्ट आपने पार्ट 1 कर लिया और सभी का एक्सपीरियंस है कि पार्ट 3 थोड़ा सा आसान है। सो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक प्रिपरेशन के लिए कितने मंथ की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 2-3 महीने में भी पास कर सकते हैं क्या इसको, क्योंकि मैंने देखा है कई इंस्टीट्यूट मार्केटिंग करते हैं जस्ट 3 मंथ में इनरोल्ड एजेंट। क्या 3 महीने में तीनों सब्जेक्ट को पास किया जा सकता है पार्ट? आपने तो अभी पार्ट 1 में कितना समय लिया? सर पार्ट 1 में क्लासेस के बाद में रिवीजन टाइम 1 मंथ, मतलब 1 मंथ आपके लिए, आपके हिसाब से रिवीजन के लिए, हाँ रिवीजन के लिए 1 मंथ सफिशिएंट। संयम को थोड़ा सा मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को भी पढ़े हुए हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं। संयम, आप थोड़ा सा बताइए, इंडियन सीए का की स्टडी से क्या आपको इनरोल एजेंट को पास करने में हेल्प मिली है या नहीं मिली है? सर बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। सीए का जो मतलब पढ़ाई रहती है, वो जो लॉजिक्स रहते हैं क्लियर होते हैं उनके, वो एनरोल्ड एजेंट के में पार्ट 1 में बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करा, क्योंकि मेरी जो एग्जाम आई थी उसमें लगभग आई थिंक 50% प्रैक्टिकल आ गया था। ओके। और हाँ, फेज आउट वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 50% प्रैक्टिकल आ गया था। लॉजिक्स क्लियर होते हैं उसमें, मतलब सीए की पढ़ाई मेरे को काम आती है एनरोल्ड एजेंट, जो मतलब मैंने क्योंकि पढ़ा अगर है। आप देखिए एग्जम्पशन, डिडक्शंस, हाँ हाँ एक्सपेंडिचर, हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजीज रहती है ना, ये क्लियर होती है कि हाँ, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे। एजीआई क्या होता है, मतलब एक बार पढ़ने में क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सीए डिफरेंट है, बाकी ठीक है। ज्यादा इंडिया का इनकम टैक्स ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको या यूएस का जो नहीं, टैक्स था? यूएस का सर, यूएस का, क्योंकि वो तो कल्चर ही अलग है। वो कल्चर ही अलग है पूरा। मतलब आपको इंडियन अच्छा। टैक्सेशन, क्योंकि मैंने भी इंडियन टैक्सेशन पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, तो आपके हिसाब से आपको इंडियन टैक्सेशन ज्यादा आसान लगा एज कंपेरेटिवली यूएस टैक्सेशन? यस सर, यस सर। उसका सर एक कारण ये भी हो सकता है, शायद मैंने आईपीसीसी, सीए फाइनल सब में वो पढ़ा है और डीपली पढ़ा है, तो इसलिए शायद मुझे वो इजी लगता है। थोड़ा सा अभी ये लैंग्वेज का कितना रोल है, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ पर लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब आपने हाँ जब सर, हमारे नोट्स को पढ़ा इंग्लिश इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए, और वहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो समझ में आना चाहिए, मतलब एग्जाम में कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मतलब दो ऑप्शंस हमेशा सही लगते हैं कि ये सही है। अब मैं आपसे मिर्जा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो पेपर है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो गया था, क्योंकि कई स्टूडेंट मैंने देखा बहुत जल्दी पेपर कर लेते हैं। हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, मतलब पूरे इंटायर प्रोसेस में अगर मैं बात करूं आपसे? Actually, I completed my second part in 2.5 hours, ओके। and my third part in around 2 hours and 10 minutes. एंड So I would फर्स्ट? say we got plenty of time to cover it. You can complete all the 50 first question, first part and second part of the exam, and you can check all of them. So whenever you are giving any exam, you just don't have to take. You just give your time, and you can come back to the question later, so that you would still have time left. तो मुझे ये चीज लगी कि टाइम बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम रहता है। वासु, आपका मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि अभी आपने रिसेंटली पास किया है, कितना परसेंट याद करना पड़ता है? क्योंकि बच्चे थ्योरी समझते हैं इसको, ये एग्जाम क्रैमिंग की है, एप्लीकेशन की है, या दोनों की है? मतलब कितना पोर्शन, अगर मैं आपसे पूछूं, कितना परसेंट आपको रिटेन रखना पड़ता है? सर रिटेन आई गेस सर, मैं अगर बात करूं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और जब आप एमसीक्यू करते हैं तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा वो अच्छे से, आपको क्लिक कर जाएगा। अनटिल अनलेस वो फॉर्म नंबर्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ डेज नहीं होंगे, पेनल्टीज नहीं होंगी, और बाकी सर चीजें क्लिक कर जाती हैं। सेक्शंस नहीं होंगे, जैसे काफी सारे सेक्शंस भी है बीच में इंपॉर्टेंट, ये चीजें सर बस रिटेन करने की हैं। बाकी तो सर सब एप्लीकेशन है। मैं तो बोलूंगा सर 80% एप्लीकेशन है, 20% रिटेनिंग है, जो आपको हाँ थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा कि अच्छा ये क्लिक कर जाए वहां पे। ऐसे एमसीक्यूज देखोगे तो अपने आप याद आ जाता है प्रोविजन। मिर्जा, आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सॉल्व द एमसीक्यूज? कितने टाइम आपने रिवीजन किया तीनों पार्ट को? बिकॉज तीनों पार्ट आपने क्लियर कर लिए। कितनी बार एमसीक्यूज करना चाहिए? बिकॉज स्टूडेंट कई बार मुझसे ये पूछते हैं, हाउ मेनी टाइम? पर्सनली मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम एमसीक्यू सॉल्व करे, तो मैं स्टडी सेशंस में गया, और मैंने जैसे फर्स्ट यूनिट का मुझे सेशन करना है, तो मैं 1.1, 1.2, 1.3 करके करा, ताकि मैं एक्चुअली उसे आसानी से समझ सकूं।
उसके बाद when I was doing it for the second and third time, I used to do the whole unit one, like select 50 or 60 questions and used to attempt all of them at once, so that I could remember and recall everything I have studied. एंड आई वुड से कि आपको जितना ज़्यादा कर सकते हो अप्रोच, आप जितना ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकते हो उतने करो, और अदर थिंग इज रीड अ लॉट एज वेल सो दैट यू वुड बी एबल टू रिमेंबर. सनियम, हाउ मेनी टाइम्स आपने कितनी बार क्वेश्चंस को करा है? और आप कभी 3 मॉक बार। में शायद पास नहीं हो पाए थे, मुझे ऐसा याद हाँ है सर, कि स्कोर आपने, बहुत लो था। तो मैंने तो आपको लिखा था कि स्कोर इज वेरी लो। मैंने खुशबू को भी सेम बात कही थी, आप लोगों ने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया है, जनरली आप दोनों ने स्पेशली, क्योंकि अभी तक मॉक देने के बाद जो बच्चे पास होते हैं, जैसे वासु, आपका स्कोर क्या था मॉक में जो हम आपसे लेते हैं मॉक टेस्ट में? 92 आई गेस। जी सर, अराउंड इसके आसपास ही। 90 स्कोर था वासु का। तो मैंने तो वासु को इवन रिकॉर्ड करके बोल दिया था कि आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूं, कल तुम पास होगे और मुझे फोन करोगे, हमारी टीम को बताओगे कि मैं पास हो गया हूं। तो लेकिन आप दोनों ने मुझे थोड़ा सा रॉन्ग प्रूफ कर दिया, मेरे मॉक में फेल हो गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं कि आप लोग इस एग्जाम को पास कर लिए। खुशबू, थोड़ा सा आप बताइए, आप मॉक में जब नहीं क्लियर कर पाए थे तो थोड़ा सा डाउन तो फील किया होगा, लेकिन फिर मैंने आपसे एक बात करी थी कि आप देखिए, आपको समय पूरा लेना है, टाइम पूरा लेना है, उसके बाद फॉर्म नंबर को सही से देखना है, और टेक योर टाइम। में हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो टाइम आपको दिया है उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। तो खुशबू, थोड़ा सा एग्जाम डे एक्सपीरियंस बच्चों को बताइए कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके की चीजों को और ध्यान में रखना चाहिए जो स्टूडेंट्स समझ सकें। सर जैसे लास्ट टाइम स्कोर जैसे मेरा डाउन मतलब 60 के आसपास था, तब मैं थोड़ा घबरा गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि ना जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा हम जल्दी कवर कर लेंगे। मैंने लास्ट 4 डेज 3 टाइम रिवीजन कर लिया, 3 टाइम्स रिवीजन कर लिया, फ्लैश कार्ड सारी रीड कर लिए। और मैंने कुछ समरी नोट्स बनाए थे, मतलब हर एक चैप्टर के 2-2 पेज कवर, 2-2 पेज में पूरी समरी लिख रखी थी। तो उस समरी नोट्स में मैंने लास्ट टाइम से बहुत बार रिवाइज किया, तो मेरा निकल गया था। और प्रैक्टिकल कुछ आया नहीं था, वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में इजी था, वैसे आया भी नहीं। और फेज आउट लिमिट्स आई नहीं, तो पेपर टफ नहीं है, निकालना इजी हो जाएगा जितनी बार आप रिवीजन करोगे तो। और एमसीक्यू की हमारा जो प्रैक्टिस जो हमने आपको एमसीक्यू टेस्ट बैंक प्रोवाइड किया है, ओटीबी, क्या उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या उससे आसान आते हैं? ये भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे अभी क्लासेस ले रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस क्योंकि कई बच्चों को लगता है सर क्वेश्चन सफिशिएंट है कि नहीं, और हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, क्योंकि आप सभी ने एग्जाम को पास किया है। तो आप थोड़ा सा खुशबू बताइए, क्वेश्चन सर सफिशिएंट और रिक्वायरमेंट है? वो सफिशिएंट है, जितना आपके सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है उतना मेरे को लगता है सफिशिएंट है। उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस लैंग्वेज जो चेंज कर देते हैं, एक क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, वही घुमा के आता है। तो अपन अगर हमने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं और लेक्चर अच्छे से सुने तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तन्यम, मुझे तुम बताओ, जब तुमने मॉक टेस्ट में सक्सेस नहीं, क्योंकि तुमने पहला जब पास नहीं किया, सेकंड टाइम भी दिया, अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, कैसे? क्योंकि अब एग्जाम तो बिल्कुल देना ही है, शेड्यूल हो चुका था। क्या अप्रोच, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है आने वाले समय में मेरा मॉक टेस्ट दें और वो नहीं स्कोर कर पाए, तो उनके एक्सपीरियंस के लिए भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर आपने जब बोला था कि स्कोर लो है तो मैं तो डिमोटिवेट हो गया था, पहले तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। लेकिन फिर वही रिवीजन करा, और मैंने तो इवन फ्लाइट में भी बुक से रिवीजन किया था, रिवीजन ही किया बस, क्योंकि फ्लैश कार्ड्स तो मैंने पहले ही पढ़ लिए थे। अच्छा। और हाँ, और बाकी तो रिवीजन ही किया था एक्चुअली सर। मेरे को याद सब था, लेकिन पता नहीं वो मॉक में नहीं आ रहे थे, याद था कि, लेकिन पता नहीं क्या होता था। एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आप मॉक देते हैं तो सिली मिस्टेक्स कितनी परसेंटेज हो जाती है? क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो, क्योंकि मॉक में तो आपने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये हम्म। सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये मानते हैं 10-15% तो हमारे क्वेश्चन इसीलिए होती है गलत हो सर, जाते हैं कि हम होती ध्यान है से सर। नहीं पढ़ते। ये आप सभी हाँ एग्री करते हैं ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस की कई बार क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ते? तो एग्जाम डे पे आपको ये माइंड में लेकर जाना है कि हमें डेट्स को बहुत अच्छे से देखना है। और मेरा सर, हाँ, बोलिए। एक क्वेश्चन मेरे को याद है अच्छे से, जिसमें लिखा रहता है टोटल फाइका टैक्स कितना पे करना है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड को तो वो 15.3 की जगह वो आधा भी लिखा रहता है और डबल भी लिखा रहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में। तो अब ये सिली मिस्टेक होती है कि वो एम्प्लॉय का टिक हो जाता है। अच्छा, आप ये सभी मानते हैं कि चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए? कई बार एक्साइटमेंट होके लगा पहला ही हाँ सही है, लेकिन हाँ, बाद में 3 और भी आपको तीन देखना, और को ऐसा पढ़ना आप चाहिए। लोगों ने फेस किया है? मिर्जा, आप चारों को पढ़ना चाहिए। आप ये थोड़ा सा चारों को इसके पढ़ना। बारे में बताएं कि एमसीक्यू को एनालाइज कैसे करें एग्जाम के मतलब प्रेशर कुकर सिचुएशन में?
पर्सनली आई थिंक कि सबसे पहले तो क्लियरली क्वेश्चन रीड करना चाहिए। सबसे पहले कि आपके माइंड में बिल्कुल समझ में आ जाए आपको कि हाँ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़ें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है वो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें जैसे एंड और होता है कभी कभी, सर्टेन मुझे याद नहीं आ रहा, बट सर्टेन ऑप्शंस ऐसे थे कि उसमें तीन जो पॉसिबिलिटीज होती है उसमें एक में और लगा हुआ है। तो जैसे ही आप देखते हो आपको क्लिक हो जाता है, वो आपको याद आ जाता है हाँ ये मैंने पढ़ा है और यही ऑप्शन, और आप उसमें क्लिक कर देते हो। देन आप देखते हो कि उसमें और लगा हुआ है, फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि ये था कि नहीं था। तो इसलिए सारे ऑप्शंस आप रीड करो और फिर उसके बाद ही आप सेलेक्ट करो। एंड एग्जाम में भी एक ऑप्शन आता है कट आउट करने का उन्हें, कि आप जो जो आप एग्री नहीं करते उन्हें कट आउट करते जाओ, रिमूव करते जाओ। उस पर एक मार्क होता है, राइट क्लिक अगर आप करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो जो आपके सामने क्लियर ऑप्शंस रहेंगे फिर आप उनमें से चूज कर सकते हो। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि जैसे 50 क्वेश्चन का टेस्टलेट आता है, तो कई बार आपको जो क्वेश्चन शुरुआत में नहीं बन रहे आप उसको छोड़ सकते हैं। आप जैसे आपने 1 to 10 को देखा कि 10 में से लेट से आपके शुरू के 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आपको 7 को सॉल्व कर लेना चाहिए। और जब आपका समय बच जाए तब आप बैक में आकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। क्या बोलते हैं आप, ऐसा आप लोगों ने किया है, किसी ने कि नहीं किया है, कि सारे क्वेश्चन एक लाइन से ही करते जा रहे थे आप लोग? आई एग्री, मैंने करा है सर। लाइन से करते जा रहे थे, पर कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत थी तो उसमें फ्लैग मार्क कर दिया, फिर उसे लास्ट टाइम देख लिया तो ऐसे सॉल्व वासु, किया। थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ, कितना आपको जनरल एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चंस करते आना चाहिए? क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 100% पता हो, मैं ये मान ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी इंटरनेशनल एग्जाम है। क्या आपका एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यू काम आता है? और जनरल नॉलेज के बेसिस पे, कि यार मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि डिपार्टमेंट सेल्फिश है, वो हमसे हमेशा ज्यादा टैक्स लेना चाहता है, तो ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके काम आता ही नहीं आता है? एग्जैक्टली सर, आता ही आता है सर काम, क्योंकि सर जैसे आप बताते हैं स्टार्टिंग से इंटरप्रिटेशन स्किल आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए थ्रू आउट द। जब आप पूरा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पूरा टेस्ट बैंक सॉल्व करते हैं, तो वो चीज सर काम आती है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, क्योंकि सर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो मैंने नहीं सुने थे और जिनका प्रोविजन मुझे नहीं पता था, बट उसका कुछ ना कुछ थोड़ी सी थोड़ी ऐसी चीज होती है जो क्लिक करती है दिमाग में कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है। तो वहां पे वो चीज काम आती है। आपने इंटरप्रिटेट कर लिया क्वेश्चन को, आपको उसको पता चल गया आप उसमें आपने पूछा क्या है, तो सर फिर 2 क्वेश्चंस में डाउट होता है, वहां पे एजुकेशनल गेस खेलना पड़ता है। और वो सर मुझे जहां तक लगता है वो ठीक भी होते हैं। एजुकेशनल गैस बिल्कुल लेना भी चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। संयम, आप बताइए, कितना आपको एक्सपीरियंस बेसिस पर लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा हमने प्रोविजन नहीं पढ़ा, लेकिन एक्सपीरियंस बेसिस पर आपने एग्जाम में फेस किया हो, कितना एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है आउट ऑफ 100? सर दो दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे, 4 क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़े और कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन उसमें लगाना पड़ता है एजुकेशन के, जैसा वासु बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही इसमें एजुकेशन गैस लगाना पड़ता है। 2 ऑप्शन हमेशा गलत रहते हैं और वो अगर अच्छे से पढ़े समझ लो ना, तो 2 ऑप्शन हमेशा आउट हो जाते हैं, 2 ही बचते हैं। इसको एलिमिनेशन टेक्निक हम बोलते हैं कि ये दो तो हो ही हाँ, नहीं सकते, इन दो में से हो ही आपको। नहीं सकते। हाँ, अच्छा, 2 ऑप्शन हमेशा लगते हैं। एक कैंडिडेट ने पूछा है, मैं आप सबसे इंडिविजुअली पूछूंगा कि कितना टाइम लगता है एक पार्ट 1 को पास करने में? कितने महीने की स्टडी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे सारे वर्किंग प्रोफेशनल? संयम, आप सबसे पहले, हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड? सर आर्ट्स तो मतलब ऐसा रहता नहीं है, बाकी मतलब 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ता था डेली। डेली कभी आपने? ज्यादा पढ़ लिया, हाँ एग्जाम टाइम में ज्यादा टाइम रखना चाहिए, थोड़ा बिफोर रिविजन्स पे ज्यादा एग्जाम, ध्यान बिफोर रखना। एग्जाम कितना टेन्योर, मतलब अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप तो वॉकिंग में भी हैं, कितना आपको ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट होगा एक पार्ट को पास करने के लिए? सर 2 मंथ्स तो चाहिए मतलब टू अच्छे से मंथ पढ़ने के आप लिए। अच्छे से पढ़ने के लिए 2 महीने हाँ चाहिए। हाँ। मिर्जा, आपका एक्सपीरियंस, आप ऑलरेडी वर्किंग है, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि कितना टाइम एक कैंडिडेट को देना चाहिए इंटायर जर्नी, बिकॉज आप कंप्लीट ईए हो चुके हैं? I would say at least give it a 3 month per section, ताकि आप सेफ साइड चल सकें, थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा कर सकें। एंड वन थिंग आई वुड से, if someone has not someone does not have a lot of time on a daily basis, they should use Pomodoro timers and all, so that they can focus more while revisioning or studying. तो उसमें क्या बेनिफिट रहता है कि आप अपना ऑर्ली रेट्स एंड ऑल कवर कर पाते हो, कि आपने कितना कवर कर लिया एक डे के हिसाब से, तो आप प्रोडक्टिव रह पाते हो मोर एंड मोर। तो आई यूज टू मार्केट ऑन नोशन एंड ऑल, सो मुझे बहुत हेल्प मिला उससे।
खुशबू, आपने ईमानदारी ऑनेस्टली कितने आर की स्टडी करी है जस्ट 1 मंथ बिफोर? आई गेस आपका ना रीशेड्यूल हो गया था, आपको कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद, आपने मेल भी मुझे डाला था। यस सर, वो पहले अगस्त में था, वो मैंने रीशेड्यूल करवा लिया क्योंकि प्रॉब्लम मैंने हो गई आपको थी कुछ सजेस्ट किया था कि एक्सीडेंट। रीशेड्यूल कर लीजिए, तो आपने डिसीजन बिल्कुल सही लिया। एक यस सर। जो व्यूअर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, देखिए ई एग्जाम का एक एडवांटेज है कि आप आपका शेड्यूल रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि जब तक आप रेडी नहीं हैं तब तक आप एग्जाम को बुक ना करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि आपको अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा। तो कितना टाइम आपने लिया खुशबू, पूरा अगस्त के बाद कितने घंटे की आप डेली स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा? डेली मतलब 3 to 4 आवर्स मैंने डेली पढ़ती थी, मतलब आफ्टर एक्सीडेंट की रिकवरी होने के बाद में। और लास्ट में एग्जाम टाइम आ गया था, उसके 10-15 दिन मैंने टोटल 10-10 घंटे दिए थे। मिर्जा, मैं आपसे एक बात 8-10 घंटे पूछूं, दिए। ऑर्डर ऑफ एग्जाम क्या होना चाहिए? पार्ट 3 पहले दें, पार्ट 2 पहले दें, और पार्ट 1 कितना रिलेवेंट है ये बात, ये क्वेश्चन? क्योंकि मैं जनरली बोलता हूं कि आप किसी भी पार्ट से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वासु एक एग्जाम्पल है जिन्होंने पार्ट 3 पहले पास किया, सॉरी पार्ट 1 पास पहले किया और पार्ट 3 बाद में पास किया। संयम है जिन्होंने पार्ट 3 पहले पास किया फिर पार्ट 1 किया। अभी खुशबू ने पार्ट 1 पास कर लिया। आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने तीनों पास कर ली, दैट्स व्हाई मैं आपसे जानना चाहूँ किससे पहले। पर्सनली आई वुड थिंक कि पार्ट अगर 3 कोई फर्स्ट इनिशियली देना चाह रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें यह है कि आपको मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट है, वो आप क्लियर कर लेते हो तो आपके पास सिर्फ 2 पार्ट्स बचते हैं। नहीं तो आपके पास एक अननेसेसरी एक और पेपर बच जाता है अगर आप 2 कर रहे हो। एंड आई वुड से सेकंड पार्ट सबसे लास्ट में देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो क्रैम अप नहीं हो पाती और वो लर्न नहीं कर पाता बंदा, और अगर वो फेल हो जाते हैं या मॉक्स अच्छे नहीं आते तो डिमोटिवेशन होता है। एंड फर्स्ट पार्ट बहुत बेसिक है, क्योंकि उसमें बेसिक टैक्स के लॉज जो कवर हो रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड एंड फर्स्ट आप, मैं समझता हूँ, कैसे भी दे सकते हैं, एंड सेकंड के लिए आप सबसे ज़्यादा टाइम दें। आपने हमारी एक भी लाइव क्लास में नहीं आए, कि आप पूरी रिकॉर्डिंग क्लासेस में ही गए? मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि आप हमारी लाइव क्लास में आए हो मिर्जा, मैं करेक्ट? इनिशियली मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहा था, फर्स्ट पार्ट के टाइम पे मैंने लाइव क्लासेस ज्वाइन करी थी, एंड उसमें मुझे फार्मूलाज एंड ऑल में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि वो बहुत इजीली आपने एक्सप्लेन कर दिए थे मुझे। सेकंड पार्ट में मोस्टली फैक्ट्स थे, तो मुझे वीडियोस में काफ़ी बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं बार बार उन्हें रिवाइंड करके देख पा रहा था, क्योंकि याद करने के लिए, स्पेशली पार्टनरशिप एंड ऑल में उनमें बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, और उनकी वजह से टैक्स लॉ जो होता है वो इंटरप्रिटेशन का बहुत सीन है उसमें, तो मुझे बहुत रिमाइंड करने में बेनिफिट हुआ उसमें। बट फर्स्ट पार्ट के लिए आई गेस के लाइव क्लासेस वर बेटर। मैं इस क्वेश्चन का एसएम संयम से तो नहीं लूंगा, क्योंकि संयम तो ऑलरेडी सीए की स्टडी करे हुए हैं। हमारे लेक्चर की क्वालिटी थोड़ा सा, खुशबू आप बताइए, आप लाइव क्लास में पूरा आए हैं, मैं आपको ऑब्जर्व करता था, और आप सबसे अच्छी बात मैंने आपके बारे में ऑब्जर्व की है, आप बिल्कुल इंटरेक्टिव रहते थे। बीच बीच में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता आप उसका हमेशा आंसर देने की कोशिश करते थे। तो लाइव क्लासेस अभी शायद आप नहीं आ पा रहे होंगे बिकॉज आपकी अभी हमारी जैसे पार्ट 2 चल रहा है। तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट या रिकॉर्डेड ही आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपने शायद पूरी। लाइव क्लासेस सर, लाइव क्लासेस इज बेस्ट। तो लाइव क्लासेस हम क्योंकि वैसे हाँ 2-2 उसमें 3-3 क्या है, करते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ उसमें क्या है, अपन बात डाउट भी अपन पूछ सकते हैं। कोई डाउट अपन को आ जाता है तो इंटरेक्टिव रहता है सेशन, तो अच्छा लगता है और पढ़ाई पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे को तो लाइव ही ज्यादा सूट रहता है, तो लाइव सबसे आप बेस्ट पूरी है। लाइव क्लास में आते थे। वासु, आप भी लाइव क्लास में नहीं आते हैं, आप भी बिल्कुल पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस। आपने हमारी पार्ट 3, बीच में आप पार्ट 1 में आने लगे थे, फिर अभी पार्ट 2 में नहीं आ रहे हैं। तो लेक्चर की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, जो व्यूअर्स देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सही तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करना, बिकॉज आपका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं, टैक्सेशन आपने शायद कॉलेज के ड्यूरेशन में भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो एकदम से इंटरनेशनल टैक्सेशन वो सोचना, तो क्या हमारी फंडामेंटल क्लासेस बेनिफिशियल हैं या नहीं, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे वासु से। तो फंडामेंटल क्लासेस सर वही आपका बेस शुरू करते हैं, क्योंकि आप माइनर से शुरू करते हो अगर आपका टैक्सेशन बैकग्राउंड नहीं है। तो फंडामेंटल क्लासेस ही आपको जीरो पे लेके आएंगे, फिर आप वहां से शुरू करें। क्योंकि सर फंडामेंटल क्लासेस के सर अगर डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता सर बाकी इंस्टीट्यूट्स कैसे पढ़ाते हैं, पर सर फंडामेंटल क्लासेस अगर नहीं पढ़ा रहे हैं सर, मुझे नहीं पता जिसका टैक्सेशन बैकग्राउंड नहीं है वो कैसे इस फील्ड में घुसेगा। सर कुछ मेरे लिए, मुझे तो आपका लगता भी है। कोई ऐसा बैकग्राउंड, मतलब सीए बैकग्राउंड से तो रिलेटेड नहीं होंगे आप भी, आप सारे स्टूडेंट भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि
कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में ऐसा कभी लगा कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए करिकुलम तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान तो नहीं है, फिर आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? थोड़ा सा ये आप मुझे बताइए कि एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट को क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताइए खुशबू। सर क्लासेस अटेंड करो लाइव, एंड उसके बाद में अपन स्टडी प्लान जैसे आप देते हैं वो स्टडी प्लान फॉलो करो। और उसके बाद में जैसे स्टडी प्लान और मॉक एग्जाम देते हैं अपन, जैसे जैसे एक एक यूनिट होती है उसके एमसीक्यू करते जाओ और उसके नोट्स साथ में रिवाइज करते जाओ। देन पूरा कंप्लीट रिवीजन देके अपन मॉक देते तो इजीली अपन को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपका तो यूनिट अब वाइज निकल स्कोर क्या जाता है। आता था? जैसे आप इंडिविजुअल यूनिट को सॉल्व करते थे, क्योंकि अब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी इस बैच को, अभी इसको ज्वाइन कर लिया मैंने, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी बुलाया है जिससे सबको आइडिया लग जाए कि जैसे खुशबू ने पास किया है, सन्यम ने पास किया है, वासु ने पास किया है, मिर्जा ने पास किया है, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं एक सेकेंड सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। यस, तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बोल रहे थे आप। कितना स्कोर आता था आपका इंडिविजुअल यूनिट्स में? इंडिविजुअल यूनिट में मतलब स्टार्टिंग में 60-70 था, उसके बाद में 80 अबव आता था मेरा स्कोर इंडिविजुअल यूनिट्स में। तो ऐसे कॉन्फिडेंस था कि हाँ निकल जाएगा। फिर लास्ट में मॉक दिया तो वो बिना रिवाइजन के दिया था तो उसमें 60 आया था, फिर रिवाइज करके दिया तो भी 72 आया था। तो थोड़ा हो रह गया था मेरा, लेकिन नोट्स अगर अपन पढ़े रिवीजन अच्छे से करे तो निकल गया था। आपने सारी यूनिट के सेल्फ नोट्स बनाए थे हमारे नोट्स के बावजूद? सारी, हाँ सारी आपके यूनिट? सारी यूनिट्स के सेल्फ नोट बनाए थे, मतलब 2-2 पेज में कवर करके बनाए थे, एकदम शॉर्ट समरी नोट टाइप। वासु, तो आपने, लास्ट टाइम क्योंकि सेल्फ नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट से ही जानना चाह रहा हूँ, वासु आपने भी सेल्फ नोट्स बनाए हैं या डायरेक्ट हमारे नोट्स ही सफिशिएंट थे? वैसे हम बहुत डिटेल नोट देते हैं, आपको फ्लैश कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। जी सर, सेल्फ नोट्स का सर मेरे लिए तो ये मतलब है कि जो आपके नोट्स में लिखा है और जो आपने एक्सप्लेन किया, मैंने उसी चीज को हिंदी में लिखा था, बस एक टेक्स्ट लैंग्वेज में। बस मैं वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करता था, और नॉर्मली अपना जो लर्न करने की चीज़ है उनके लिए मेरी एक अलग नोटबुक होती है। मैं तो सर इतने, मेरे लिए इतना सफिशिएंट था सर, नोट्स तो सफिशिएंट है अगर आपने उसी चीज़ को समझ लिया है इनफ है। अब अंकित भाटिया एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं, उनके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं? मिर्जा आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने तीनों पार्ट्स को दे दिया है। मुझे लगता है कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और जो एंड मुझे लगा पर्सनली कि थर्ड पार्ट में तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी इजियर यूज़ करी थी एग्ज़ाम में रेदर देन आवर कोर्स मटेरियल, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल्ड कोर्स मटेरियल है ताकि आप अच्छे से कवर कर सको एग्ज़ाम। बट एग्जाम इज नॉट एज डिफिकल्ट एज आवर कोर्स मटेरियल, एंड ये एक बेनिफिट हो जाता है कि हम बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। ओके सनियम, थोड़ा सा आपने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम को दिया हुआ है, एग्जाम के बारे में आप मुझे बताइए कि जो एमसीक्यू है, मतलब एक डिसाइसिव होना पड़ता है, कंफ्यूजन सिचुएशन हमेशा रहती है, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए अगर मैं कुछ टिप्स के बारे में आपसे पूछूं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि एमसीक्यू एग्जाम में जाते समय क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है? सर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक तो मतलब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब हर चीज नहीं याद हो लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए कि कितनी लिमिट थी और क्या कंडीशन, जैसे कुछ कंडीशंस रहती है ना कि इन केसेस में नहीं मिलेगा, जैसे पीटीसी में कुछ कंडीशंस थी तो वो उसमें नहीं मिलेगी, तो वो वैसा कि वैसा क्वेश्चन उठ के आता है, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए। ओके, अब मैं आपसे थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन पूछूंगा। सनियम, आपने यूएस टैक्सेशन के कोर्स को क्यों चूज किया? मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या करियर प्रोस्पेक्टिव, आपने कहीं ना कहीं एक माइंड में थॉट, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे और जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे भी देखेंगे, क्या सोचकर आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने की किया? सर एक्चुअली मुझे यूएस टैक्सेशन में प्रैक्टिस करनी है, तो और इसका स्कोप अच्छा है, इसलिए मुझे सीए एक तो मेरा है ही क्लियर, प्लस मुझे ईए भी बनना था ताकि मैं यूएस में भी कर सकूं प्रैक्टिस, यूएस के क्लाइंट्स भी रहे। थोड़ा सा मिर्जा आप इसके बारे में बताएं कि एक क्या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आई कि आपने सोचा कि स्टार्ट विद इनरोल्ड एजेंट, क्या इस पीछे की थॉट प्रोसेस क्या थी?
To be honest, a friend of mine is a CA. He is familiar with different type of taxation. He was preparing for a CPA as well. तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि यूएस टैक्सेशन में बहुत स्कोप है, इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी और यू आर वर्किंग इंडिविजुअली इन विद एमएनसीज, बिग फोर्स एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाता है। एंड इंडिविजुअली भी जो वर्क कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं। आई एम एक्चुअली एन एडवोकेट एज वेल, अ लॉ स्टूडेंट। तो मैं एज एक प्रोफेशनल ऑलरेडी हूँ, तो मुझे इसलिए लगा कि US taxation would be the best course for me, and to start with US taxation, EA is the best one. ओके, अब जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हमसे क्लासेस ले रहे हैं, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा। तो किसी कैंडिडेट के जो आप वासु से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, संयम से पूछना चाहते हो, खुशबू से, जो अभी इन्होंने पार्ट 1 पार्ट 3 और मिर्जा कंप्लीट किए हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, केशव गुप्ता का जो क्वेश्चन है कि सर पेनल्टी पार्ट 3 में क्या याद करनी पड़ेगी, क्या एक लिस्ट बनानी चाहिए? थोड़ा सा वासु, अभी आपने पार्ट 3 को पास किया, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, रिसेंटली पास करके आए हैं वासु, और मैंने वासु को एक दिन पहले मेरी इनसे जूम मीटिंग हुई थी और मैंने इनको एडवाइस की थी कि फॉर्म नंबर जरूर देख लेना, पेनल्टी जरूर देख लेना, कितनी % पेनल्टी पूछेगी। वासु आप इसका आंसर दीजिए, केशव गुप्ता ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर पेनल्टीज करनी पड़ेंगी यार, सर आती हैं क्वेश्चंस आते हैं पेनल्टी के, तो सर पार्ट 3 में पेनल्टीज याद करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सर सेकंड यूनिट में ही पेनल्टीज है। उसका जो पेनल्टी का 2.4 यूनिट है, उसकी जितनी सारी पेनल्टीज है वो वहां पे मैक्सिमम पेनल्टीज कवर होती है, और उसके अलावा टैक्स पेयर्स की 3 पेनल्टीज हैं, वो आई गेस 5th यूनिट में है वो पेनल्टीज, और सेकंड यूनिट की सारी पेनल्टीज, एंड यू आर सेट टू गो। अब सिद्धार्थ का एक क्वेश्चन है, अभी जैसे संयम ने भी पास किया, पार्ट 1 को पास किया संयम ने अभी, और सिद्धार्थ क्वेश्चन पूछने की, सर हमने एलएमएस में बहुत लेंदी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत तगड़े लेवल के डिफिकल्ट, क्या बहुत सरल ही आते हैं? क्योंकि वो जानबूझकर डाले गए बड़े बड़े क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि अगर एलएमएस में मान के चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने तो भी आप पास हो जाएंगे क्या? शायद सिद्धार्थ आपसे यही पूछना चाहते हैं। सर लगभग वैसे तो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी आते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मान लो मॉक टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चन का रिलेवेंट कॉन्सेप्ट देखो कि क्या है वो, कि कहाँ से पूछा है और कहाँ गलती हुई है, वो पेपर देखना चाहिए। अब एक पारस शाह पूछना चाह रहे हैं मिर्जा से कि सर वर्किंग प्रोफेशनल कितना टाइम अलोकेट करते हैं डेली बेसिस? अगर मान के चलिए एक पर्सन है जो बिल्कुल बिजी है, 9 to 5 जॉब है या 10 to 6 की जॉब है, तो वो कैसे अपने लिए प्रिपरेशन को प्लान करे? थोड़ा सा मिर्जा आप बताइए। आई वुड सजेस्ट कि आप डेली टारगेट फिक्स करें ऑरली, ताकि आप एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे तो दे सकें। देन आप अपने वीकली टारगेट्स भी मैच करें, ताकि आप सर्टन, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा, तो आप अपना वीकली कोर्स कंप्लीट कर पाएं। और एग्ज़ाम जब ही आप जब भी आप मतलब रजिस्टर करें एग्जाम देने के लिए, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि एज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू वुडंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर रिवीजन। एंड मैंने यही देखा कि एग्जाम से इनिशियली सर्टेन डेज पहले रिवीजन बहुत करना पड़ रहा था, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर पेनल्टीज, फॉर्म नंबर्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो उसके लिए आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, बट टारगेट्स अगर आप वीकली एंड मंथली फिक्स कर लेंगे तो आप लिमिटेड टाइम में भी कवर कर पाएंगे। अच्छा, चारों से मेरा एक कंसोलिडेट क्वेश्चन है, सभी से पूछूंगा, बहुत आसान है या बहुत डिफिकल्ट है, या मतलब उन लोगों के लिए डिफिकल्ट, मतलब या मीडियम लेवल का, मतलब इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आप डिटेल में दीजिए। संयम से स्टार्ट करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है क्या या बहुत आसान है? थोड़ा सा पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा संयम। सर मॉडरेट लेवल पर है, ये पूरा जो कंसोलिडेट जो दिया, अगर आप बहुत ज्यादा इजी लेके चलोगे तो ये भी हो सकता है कि ना निकले, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत थोड़ा डीपली एनालाइज करना आवाज में आपकी आवाज थोड़ी सी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। पहले वासु तुम बताओ, बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट या एवरेज लेवल, शुरुआत से अगर इस रिकॉल कर सकते हो तो।
या एवरेज लेवल? भाई तुम म्यूट में भाई। आप म्यूट हो, अनम्यूट प्लीज। हाँ सॉरी सर, मैं क्या फिर एक सेकंड, अनम्यूट अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। हेलो। हाँ, यस यस। या सर, तो मैं कह रहा हूँ एवरेज नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है। सर मेरे को क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था जब मैंने ग्रेजुएशन में जीएसटी पढ़ा था, तो तो मुझे लगा मैं कर पाऊंगा टैक्सेशन। आपको थोड़ा सा बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो बस वही सेल्फ बिलीफ की वजह से सर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो आप रोड मैप बनाते हो उसको फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे करके सर डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगी। मैंने पहले भी यही बोला था अपने रिसेंट इंटरव्यू। खुशबू आप बताइए, बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट, एवरेज लेवल? क्योंकि सारे बच्चे जो आप इनके साथ में पढ़ते भी थे, कुछ स्टूडेंट के साथ में जो अभी शायद पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, सिद्धार्थ वगैरह आपके बैच में ही थे, तो आप बताइए थोड़ा सा। सर एज सच मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, एवरेज लेवल है। मतलब अपन लाइफ जैसे मैंने क्लासेस कंटिन्यू की थी तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। अगर अपन जैसे रिकॉर्डेड लिखते हैं और बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ लाइव क्लासेस छूट जाती है, तो फिर थोड़ा एक बार लगा था, लेकिन इजी लगा, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। मिर्जा आप बताइए, बहुत इजी, बहुत आसान, या बहुत डिफिकल्ट? क्योंकि बच्चे पूछते हैं ये चीजें। आई वुड से इट्स अ मीडियम लेवल एग्जाम। आप जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे आपको उतना इजी लगेगा, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जितने अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको एज अ टैक्स प्रोफेशनल बनना है और आपको इस प्रोफेशन में जाके वर्क भी करना है। तो क्योंकि हमारा जो कोर्स है स्टडी मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव, बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि मैं उसमें एक्चुअली लर्न कर पाया। ऑल्सो आई वुड एग्री विथ हिम कि इंटरेस्ट आपको जितना ज़्यादा आएगा आप उतना ज़्यादा पढ़ोगे। टैक्सेशन इज एन इंटरेस्टिंग फील्ड, क्योंकि इट्स रिलेटेड विद आवर डेली लाइव्स। अब भले आप यूएसए में नहीं रहते हो, बट इट्स स्टिल रिलेटेड विद आवर डेली लाइव्स कि टैक्स कैसे फाइल होता है, क्या होता है, कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है हमारे लाइफ में उसका। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई वुड से कि स्टडी डिसेंटली फॉर इट, बट इट्स अ मीडियम लेवल एग्जाम। मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप इसको। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत हाई है, 80 स्कोर करना पड़ता है, 80% स्कोर करना पड़ता है, तो एक मार्क्स में भी बच्चे फेल हो सकते हैं। 105 इज ए पासिंग मार्क, 10 फेल, फिर से आपको वापस से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पारस शर्मा पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्वेश्चन लॉजिकली, तो आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है। फिर भी 80% मेरा मानना है लॉजिकली, 80% समथिंग लॉजिकली होते हैं, और 20% आपको क्रैमिंग करनी पड़ सकती है। चलिए, और भी बहुत सारे, और कोई स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो? सर एक केशव गुप्ता लिख रहे हैं, सर बिफोर एग्जाम मैंने अभी तक एक मॉक दिया है, 87% आया है, तो कैसे प्लान करूं? 18 अक्टूबर को केशव आपकी एग्जाम है, सेकंड मॉक अभी आपको देना बाकी। अभी पार्ट 1 देने जा रहे हैं केशव आप? तो अगर आप पार्ट 1 देने जा रहे हैं, कि नमन अरोरा भी जुड़ रहे हैं, पार्ट 3 देने जा रहे हैं, तो पार्ट 3 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये हाँ, सो बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, और किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं इस चीज को एड्रेस करूंगा। किसी स्टूडेंट का क्या कोई क्वेश्चन जो बहुत ही स्पेसिफिक हो, कोई बात करना चाहता हो, कि स्पेसिफिकली गाइडेंस लेना चाहता हो? क्योंकि जो स्टूडेंट डायरेक्ट एग्जाम देकर आ रहे हैं और जिन्होंने अभी पास किया, वो आपको और भी बेटर बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक एड ऑन क्वेश्चन करूंगा कि क्या, एक सेकंड, हाउ मच, कितने क्वेश्चन हमने जो आपको एलएमएस दिया उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं? मेरा मानना है शायद ही कोई एग्जैक्टली मैच करके तो याद रखना मुश्किल होगा। खुशबू आप बताइए, मिलते जुलते तो आते ही हैं। मिलते जुलते आते हैं, बट एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज नहीं होती है। मिलते जुलते आते हैं, जैसे एलिमनी है तो उसमें लैंग्वेज चेंज कर देते हैं कुछ, तो एनआरआई है तो उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज करके आते हैं, अपने क्लासेस लॉजिक से हो जाते हैं complete। लॉजिक से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। शुरू, अच्छा ये थोड़ा सा बच्चे जानना चाहेंगे कि जो क्रेडिट वाला चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं, मैंने देखा क्रेडिट की लिमिट्स याद करनी पड़ती है। पार्ट 1 में क्रेडिट से रिफंडेबल क्रेडिट, एडजस्टेबल क्रेडिट, थोड़ा सा आप मुझे बताइए
कहाँ गए वासु, कहाँ चले गए? या संयम आप मुझे बताओ, अभी आपने पार्ट 1 पास किया, ये क्रेडिट्स को क्या याद करना जरूरी है सारी? यस और नो? क्रेडिट्स की लिमिट्स? आप म्यूट में सर हैं। पार्ट नंबर में फोन नंबर। हेलो। यस यस संयम। हाँ सर, क्रेडिट्स में से लिमिट्स तो नहीं आई थी। जैसे कंडीशन पूछ लेते हैं, जैसे चाइल्ड की एज क्या होनी चाहिए एओटीसी के अंदर, और बस ऐसे क्वेश्चन आ, लिमिट्स नहीं मतलब पूछते ज्यादा। लिमिट और फेज आउट तो कभी किसी के एग्जाम में देखने को मिला हो? फेज आउट की नहीं लिमिट्स? नहीं नहीं नो सर, सर। नहीं आई। नो सर। मैगी का वो एक मैगी जो हम कैलकुलेट करते हैं, नो मॉडिफाइड सर, ग्रॉस वो इनकम, भी नहीं उसका है। कैलकुलेशन? नो सर। I got one. अच्छा, आपको मिर्जा देखने को मिलता, तो देखिए स्टूडेंट को मैं स्पेसिफिक। रेंटल में आया था मुझे, रेंटल इनकम में, पैसिव लॉस एक्टिविटी में, उसमें आया ओके। था। एंड वन मोर, एलएमएस में से मुझे एग्जैक्ट डीआईडी का क्वेश्चन आया था, डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड डिडक्शन। रिसीव डिडक्शन 65 को 80% और 100% का जो क्राइटेरिया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। अब मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, मतलब आउट ऑफ 100 कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, कितनी बार आपको कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा? सर वो उसका, सर कुछ भी, मतलब जैसे मैंने बताया, मेरे इसमें तो प्रैक्टिकल आ गए थे, ज्यादा आए थे। अच्छा, आपके में प्रैक्टिकल ज्यादा, खुशबू हाँ आपके सर, में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। ज्यादा थे, थ्योरी ज्यादा थी? थ्योरी ज्यादा थी, 2-3 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल के, तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ा। एक एलिमनी से आया था प्रैक्टिकल, और चाइल्ड सपोर्ट एलिमनी वाला होता है वो क्वेश्चन, एक दो और थे शायद। ये मिर्जा, टैक्स था। आपने जब सबमिट किया तो कैसी फीलिंग आई? उसी दिन आपने सर्वे कंप्लीट कर दिया था, तुरंत सर्वे करने के बाद आपके सामने फ्लैश आ गया होगा, कैसा फील हुआ कंप्लीट करके? ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस। एंग्जाइटी तो होती है, क्योंकि आपका रिजल्ट वहीं आना है। जैसे आप वी यूज्ड टू गेट रिजल्ट इज आउट, और वो एंग्जाइटी होती है रोल नंबर टाइप करके देखने की। यहाँ इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यू हैव डन द एग्जाम राइट अवे एंड यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। तो थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है, बट देन वो पास जब लिखा देखो तो पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरा रिलीव मिल जाता है। प्रोमेट्रिक सेंटर का एक्सपीरियंस भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा संयम आपसे, कि कई बच्चे पूछते हैं सर कंप्यूटर अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा तो नहीं कि हम क्लिक करने जा रहे हैं कंप्यूटर पे क्लिक नहीं हो रहा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ जाती? क्योंकि एग्जाम में ये सारे बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, तो आप बताइए, कंप्यूटर नहीं प्रोमेट्रिक नहीं सर, तो वर्ल्ड अच्छे क्लास रहते होता हैं, है क्वालिटी अच्छी रहती है सर कंप्यूटर्स की। और प्रॉपर चेकिंग वगैरह होती? कई स्टूडेंट प्रॉपर चेकिंग। हाँ, प्रॉपर पासपोर्ट के चेकिंग बिना एग्जाम नहीं देने देते, ये थोड़ा सा सभी लोग ये भी थोड़ा सा बताएं, पासपोर्ट चेक होता है नहीं होता है? क्योंकि कई बच्चे होता पूछ है। लेते हैं, क्योंकि कई पासपोर्ट चेक स्टूडेंट होता हमसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी ज्वाइन है। करते हैं। तो प्रोमेट्रिक सेंटर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप बताइए, सारा फैसिलिटीज वगैरह। कई एक सब स्टूडेंट अच्छी रहती है सर। क्वेश्चन मुझसे पूछे सर हमको बीच में अगर प्यास लग गई, ऐसे भी क्वेश्चन कई बच्चे पूछ लेते हैं थोड़े से, तो बीच बीच में जाने देते हैं नहीं जाने देते हैं वो लोग आपको? सर वो बैग का एक्सेस नहीं है, मतलब आप बस हाँ, अगर आप ईटेबल्स बाहर रख लो तो अलाउड है, अगर आपके बैग में लॉकर में मैं रख लिया तो आपको फिर थोड़ा सा अलाउड एक नहीं है। बात बताना चाहूंगा कि 2 टेस्टलेट होते हैं, अगर बीच में आपको किसी रीजन से बाहर जाना हो तो वो आपको बाहर नहीं जाने देंगे जब तक आप सबमिट नहीं कर देते। जैसे 2 हाँ। टेस्टलेट होते हैं 50 क्वेश्चन के, तो आपने अगर मान के चलो 40 क्वेश्चन कर लिया और आप बोलना चाहते हैं कि मैं बाहर से होकर आना चाहता हूं, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप 50 क्वेश्चन को सबमिट करके सेकंड टेस्टलेट में नहीं आना चाहेंगे। तो ये थोड़ा सा, क्या आप सभी ने ब्रेक लिया था? 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? वासु आपने लिया था कि लेना नहीं चाहिए। लिया? जी सर, मैंने तो लिया था सर, मैं तो हमेशा लेता हूँ। मैंने पार्ट 1 में भी लिया था, थोड़ा रिलैक्स करके आराम से पानी वानी पी के, थोड़ा सोच के एनालाइज करके कि मैंने क्या किया पिछले 50 क्वेश्चंस में, ठीक है अच्छा गया है, फिर मैं जाता हूँ सर सेंटर में आराम से। मैं मैं तो थोड़ा लेता सा स्टूडेंट को एक आगे अपने ओर से एडवाइस देना चाहूंगा कि आप एग्जाम को फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए। आपको जो समय मिला है उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 3.5 आवर का टाइम है। आपने अगर 50 क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया, तो 50 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि वो 1.5 आवर या 2 आवर में हो जाए। उससे जल्दी करने की कोशिश ना करें कि पता चले आपने फटाफट एकदम, आपने सोचा टिक टिक लगाना, ऐसा नहीं। टेक योर टाइम, पूरा समय लीजिए। ये बहुत, एग्जाम सेंटर कितने पहले बुक कर लेना चाहिए, ये थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। सनियम आप मुझे बताओ कब बुक कर लिया था आपने? उमेर पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन। सर मैंने आई थिंक जुलाई में कर लिया था, जुलाई में अगस्त तो था मेरा, 19 अगस्त डेट थी, लेकिन फिर वो मैंने आपको मेल भी डाला था कि आगे बढ़ा देते, तो फिर आपका अक्टूबर किया था। आपने हैदराबाद में दिया है? आपने खुशबू दिल्ली में यस। दिया, हैदराबाद में दिया आपने? अकाउंट में। गुड़गांव में आइरिस सेंटर पे, आइरिस सेंटर में है ना? आपने मिर्जा आपने कहाँ पे दिया एग्जाम? मैंने ऑल 3 पार्ट्स आइरिस टेक सेंटर में दिए, सेक्टर हाँ, 48 गुड़गांव। सर एक बार अगर
क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो वापस उस क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? एनी पूछ रही हैं, आप मुझे बताइए बिल्कुल सर। कर सकते हैं। कर सकते जैसे हैं। हाँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे लेट से आपने शुरू के 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन में आपने पहला और दूसरे में सेकंड को क्लिक कर दिया, अब आप चौथे पांचवें क्वेश्चन में आपको ऑल ऑफ सडन रियलाइज होता है कि नहीं यार मुझे एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस जाना है, तो वापस जाकर उसको चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। बट मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि जो पहला थॉट आता है, चारों क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को पढ़ने कर बाद ही आपको आंसर देना चाहिए। चारों ऑप्शन को आप पढ़िए। कभी भी आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जाम को मत दीजिए कि पहला ऑप्शन देखा और आपने टिक कर दिया। आपको भले 100% यकीन हो, सिंपल सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हो कि एलुमनी अगर मनी दी है तो क्या वो टैक्सेबल होगी बिफोर 2018, और आपको 100% श्योर है कि ये ऑप्शन, तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा आगे के तीनों क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। कहीं जल्दी आपको नहीं जाना है। आपको अगर पहले से पता हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम का टैक्स लगता है, कैपिटल गेन का नहीं लगता है, यू आर 100% श्योर, स्टिल आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। हो सकता है वो कुछ और आपसे पूछना चाह रहा हो, ये चीजों के कारण आपके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जल्दबाजी करके आपको कुछ और अपने लेवल पर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें आप, जो भी स्टूडेंट अभी पास हुए हैं, कुछ ऐसा जो हमने अभी कवर नहीं किया हो। खुशबू, ऐसा आपको लगता हो? मिर्जा, वासु, सनियम, कुछ ऐसी एडवाइस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को देना चाहते हो? सर लास्ट टाइम रिवीजन अच्छा होना चाहिए, मेरा मानना है कि 2-3 बार अगर लास्ट टाइम रिवीजन कर लोगे मतलब तो 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, आपको क्या 3 लगता है टाइम्स वासु? रिवीजन होना 3 चाहिए। टाइम्स रिवीजन और 2 टाइम्स में हो जाएगा? वासु 3 टाइम्स, 2 टाइम्स? नहीं सर, 3 टाइम्स मस्ट है सर। मैं भी 3 टाइम्स ही करा, मैंने 1 में भी 3rd में भी 3 टाइम्स तो किया है। सनियम, आप? सर 3 टाइम्स। मैंने तो मिर्जा, थ्री आप? एंड हाफ करा था, कुछ चैप्टर छूट गए थे आधे में। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर केवल पासपोर्ट ही रिक्वायर्ड होता है इंटर करने के लिए, और कुछ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? नहीं, ओनली पासपोर्ट। पासपोर्ट पासपोर्ट। ये पासपोर्ट, और आपके पास वो कंफर्मेशन लेटर भी होना चाहिए जो हाँ आपको प्रोमेट्रिक सेंटर पे मिलता है। आपका एक लॉन्च कोड होता है, वो लॉन्च कोड डालना पड़ता है, नहीं तो पता चले आप केवल पासपोर्ट लेके पहुंच गए तो आप बताओगे कैसे? पासपोर्ट से अकेले काम नहीं होगा, एक आपका जो कंफर्मेशन लेटर आता है जिसे आप बुक करते हैं तो उसका लॉन्च कोड डालना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या है एग्जाम देने को मिलती है। हाँ, सर गुड़गांव में ऐसा नहीं है सर, शायद वहाँ गुड़गांव, हाँ वो वहाँ काम पे कर जाता है। ओनली पास। वो उनको, उनके No, पास सारी आपकी इन्फो होती है सारी, तो सिर्फ yeah, पास। they have the info, but अपना ईमेल याद रखें जिस पे आपने हाँ रजिस्टर करा था, ताकि आप कंफर्म कर पाए। जी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया सिद्धार्थ का, सर ये पार्ट 1 में जो 1231, 1245 और 1250 जो सेक्शन है, क्या उसके क्वेश्चन देखने को मिले आपको संयम पार्ट 1 में? नहीं सर, नहीं आए। आपके में खुशबू पार्ट, क्योंकि मैं एक ज्यादा भी इसी पर क्वेश्चन नहीं फोकस आया सर। करता हूँ। वासु 1245 या शायद याद हो 1231, ये जो रिकैप्चर वाले हैं, कैपिटल गेन सर वाले। सर अच्छे से याद है सर ये तो। सर हाँ, क्वेश्चन सर 2-3 थे मेरे में। अच्छा, आपके में मिर्जा कैपिटल, आपके में? कैपिटल गेन से हाँ, क्वेश्चन थे। मेरे पार्ट 1 में भी थे मेरे, और पार्ट 2 में भी थे ये रिकैप्चर का। जी, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कैपिटल गेन से रिलेटेड। सेक्शन 231, 245 और 250 तो उसका 1987 का एक रूल लगता है, तो वो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन 231 एंड 245 सबको अच्छे से पढ़ना ही है, आई वुड सजेस्ट। ये जो शेड्यूल होते हैं 1040 के, शेड्यूल 1 A B C, ये याद रखने पड़ते हैं? स्टूडेंट पूछ रहे हैं इसके सर अंदर 2 चीजें हैं। क्वेश्चन आए थे मेरे इसमें, तो 2 क्वेश्चन मेरे आए थे। में भी आए थे, आप शेड्यूल और फॉर्म से रिलेटेड आए थे क्वेश्चन सर, शेड्यूल तो हमने 4-5-6 हमारे क्वेश्चन आए बेसिक क्लासेस में ही सारे कवर कर लिए थे। अगर आप देखेंगे मेरी फंडामेंटल क्लासेस जो होती हैं 1040 के, सारे शेड्यूल को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्या पार्ट 2 में पार्ट 1 के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें तो नहीं आ जाती है मिर्जा? आप थोड़ा सा बताएं, जैसे क्योंकि पार्ट 2 इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप, बट ऐसा तो नहीं होता कि 1040 की कोई चीज पूछ ली हो, क्योंकि फाइका टैक्स जो है वो पार्ट 2 में भी है और पार्ट 1 में भी है। फाइका टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्टेन चीजें हैं जो पार्ट 2 में कवर होती हैं, और वो पार्ट 1 में भी है, क्योंकि पार्ट 1 इंडिविजुअल टैक्सेशन है, और पार्ट 2 में पास थ्रू एंटिटीज भी आ रही हैं, और ऑल्दो वो बिजनेस है, लेकिन टैक्स फाइलिंग सिमिलर वे में होती है। तो जैसे आपका फाइका टैक्स हो गया, आपका कैपिटल गेन्स हो गया, ऑर्डिनरी इनकम, बैड डेब्ट्स, इन सब चीज़ों को लेकर, रेंटल इनकम, ये पैसिव इनकम, इन सब को लेके जो रूल्स हैं वो अप्लाई तो वैसे ही होते हैं, भले वो कॉर्पोरेशन हो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल हो जाता है, इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो जाता है, पास थ्रू एंटिटीज के लिए भी, बट जो एक्चुअल लॉ है वो सिमिलर रहता है, तो आपको रिमेंबर रखना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था रेंटल पैसिव
इनकम से आप लॉस को कितना वो कर सकते हो, तो उसके अंदर रेंज आई थी। अब मेरे सेकंड पार्ट में उसके ऑप्शन में मतलब में जो स्टडी मटेरियल था उसमें नहीं दी हुई थी, लेकिन मैंने पार्ट 1 में पढ़ा था तो मुझे याद था वही अब मैगी वाला। थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कौन सा एरिया ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, मतलब अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक याद आता हो संयम पार्ट 1 में कि जो शुरुआती लेक्चर्स हैं जिसमें एडजस्टमेंट आ गया आपका, एडजस्टमेंट और इसकी लिस्ट वगैरह आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ये जी जो एडजस्टमेंट होता है और आइटमाइज होती है इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार, अलग से सर आपने। वो नहीं नहीं सर, वो तो याद ही हो गए थे। आइटमाइज और एडजस्टमेंट कौन से वो याद हो गए थे। खुशबू आपको भी क्लियर था? हाँ आइटमाइज सर और क्लियर एडजस्टमेंट था, वो बहुत पूरा अच्छे रिवाइज कर लिया था मैंने पूरा अच्छे से, मेरे याद था लास्ट। याद हो गया था। अच्छा। सर ये मेरे सामने ही दरवाजा है, यहाँ पे क्वेश्चन तो आते हैं उनपे। आइटमाइज और एजीआई की। तो अब खुशबू और इनका तो एक ही पेपर बचा है अब पास। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 100 क्वेश्चन आर आउट ऑफ 100 और इज देयर एनी ऑप्शन? केवल 100 क्वेश्चन ही आते हैं और 100 क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। उनमें से 15 क्वेश्चन की मार्किंग नहीं होती है, आउट ऑफ 85 आपकी ग्रेडिंग होती है। सो आई गेस इनफ क्वेश्चन है। किसी का लास्ट 2-3 क्वेश्चन सर, अगर आपके मॉक में 90% आ गए, एक ने पूछा है कि अगर मॉक में 90% आ गए तो क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि हम पास हो जाएंगे? वासु थोड़ा सा आप मुझे बताओ, आपने 90 स्कोर किया हुआ है और खुशबू ने तो 60 किया है फिर भी पास है, सनियम ने तो 60 किया है फिर भी वो पास है। वासु मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर मुझे लगता है मॉक टेस्ट देके बस जो कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा यहाँ पे किया तो वहां पे हो ही जाएगा, तो वो सर वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मेरे जब 90 आए तो मुझे ये करके क्या था, तो मैंने यार मुझे था मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मैंने वहां पे स्कोर किया तो मैं यहाँ पे करके ही जाऊंगा। तो सर मेरे लिए तो वहां पे मॉक टेस्ट बहुत काम आए। अब सर वो आप बता रहे 60 के साथ भी हो रहा है, या तो सर वो तो फिर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या फर्स्ट टाइम मॉक देके कुछ। हमारे नोट्स इनफ हैं या नहीं है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, पारस शाह। खुशबू, एकदम इनफ है सर। और कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत तो नहीं है मिर्जा? जो भी हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है इट इज मोर देन सफिशिएंट, या कुछ और हम आईआरएस के पब्लिकेशन देखें या और कोई रिव्यू प्रोवाइडर्स वगैरह, और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा आपने? नहीं, आई बिलीव फॉर एग्जाम इट्स मोर देन एफिशिएंट, क्योंकि मोर देन इनफ, क्योंकि आई गेस जितना अच्छे से आप उसे याद रख पाते हो या उन नोट से आप पर्सनल हाइलाइट्स एंड ऑल बना लो तो आपको रिमेम्बर रखने करने में आसानी रहेगी, बट दे आर मोर देन इनफ। सनियम आपका भी यही ओपिनियन है कि कुछ और अलग से? नहीं नहीं सर, बस वही आपके नोट्स सफिशिएंट है। उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप। Hello, sir. One I'm more on the thing I would side. like to add. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग Yes, कि yes. अगर आप आउटसाइड सोर्सेज से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। तो क्योंकि एग्जाम के लिए ये इनफ है, इसलिए प्लीज स्टिक टू द नोट्स एंड ऑल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आउटसाइड स्टडी करेंगे वो ओवरवेलमिंग हो सकता है, इसलिए। बट मैं बस एक बार ये कहना चाहूंगा कि आप जितनी बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, और एमसीक्यू को करने के बाद जो एमसीक्यू गलत हो रही है क्या उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाकर आपने नोट्स बनाए थे किसी ने? मैं एक एडवाइस करता हूँ यस सर। कि स्टडी मटेरियल में आपने पढ़ा, उसके बाद आपने लेट से एमसीक्यू करने का, और एमसीक्यू करते समय आपका स्कोर 60 आ रहा है, तो वो पॉइंट्स आप सीखते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ कहना चाहें? ये सर जो मॉक में एग्जाम मतलब जैसे देते हैं उसमें कोई भी गलतियां हो गई थी तो मैं उसे नोट डाउन करती थी, उसके उसमें बाद कुछ नए पॉइंट निकल के आते थे जो नोट से आउट ऑफ। फ्लैश कार्ड कितने इंपॉर्टेंट है खुशबू? थोड़ा सा बताइए, फ्लैश कार्ड से कुछ बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है? पूरा रिवीजन, सारे फ्लैश कार्ड देखे थे आपने? सारे? मैं जनरली एडवाइस करता हूँ बच्चों को। सर सारे देखे थे पर एग्जाम से 10 दिन पहले ही देख लिए थे वो। 10 डेज 10 पहले आपने सारे पहले फ्लैश देखे कार्ड। थे, वासु आप कुछ उसके कहना बाद चाहें? में मैंने नोट्स। यस सर। सर फ्लैश कार्ड सर मैं तो एग्जाम से पहले देख के गया था, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई तो आपने मुझे बोला था कि कुछ देख के मत जाना पर फ्लैश कार्ड जरूर देख। सर मैं तो फ्लैश कार्ड सारे रीड करके गया था एग्जाम से पहले, पूरी रात बैठ के। सर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारा बहुत ज्यादा स्टडी गैप है। आप में से किसी स्टूडेंट जिन्होंने पास किया, क्या आपने अभी रिसेंटली कोई एग्जाम दिए, क्या स्टडी गैप हो चुका है? लास्ट खुशबू आपकी लास्ट एजुकेशन कब कंप्लीट हुई थी? सर मैंने सीए इंटर ड्रॉप आउट किया था, 1.5 साल हो गए थे। तो स्टडी गैप, मिर्जा आप भी रिसेंटली स्टडी से टच थे या कुछ गैप के बाद अपनी ये की प्रिपरेशन कर? I have completed my law this July, so I was studying law as well while studying for PA. तो लॉ पढ़ने का तो आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। एक और स्टूडेंट हैं अंकित, वो भी एडवोकेट ही, आई गेस मुझे दिख नहीं रहे अभी, शायद चले गए वो।
हाँ, पर्सनली मुझे तो बहुत लगा, क्योंकि वो लीगलीज जो होती है वो मुझे पढ़ने में बहुत ही मुझे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने इंडियन लॉ पढ़ा हुआ है और लीगल लैंग्वेज सिमिलर होती है। इसी वजह से मुझे लगा कि जिसने लॉ पढ़ा नहीं है उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश में लीगलीज होती है, एक बात तो मैं भी उसको कहना चाहूंगा कि क्लासिफिकेशन करना इंग्लिश यहाँ जरूरी की जो है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल की, बिल्कुल प्लेन नहीं है। जो भी आप अगर देखेंगे स्टडी मटेरियल में जो लैंग्वेज है वो बहुत थोड़ा सा टेक्निकल होती है। तो लैंग्वेज में आपको कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ कि आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्रोविजन को लॉ मेकर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सनी, हम कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें तुम? सर वो जिनका इंडिया में जिनका लॉ या टैक्सेशन से रिलेटेड है ना, जैसे मेरा है, तो मुझे भी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है लैंग्वेजेस को समझने में, मतलब वो समझ में आ जाती है लैंग्वेजेस। अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है क्या? क्या लगता है आपको कि अकाउंट्स का नॉलेज? मुझे नहीं लगता। अकाउंट्स का नहीं तो सर, अकाउंट्स का नहीं, लेकिन टैक्सेशन का मतलब लैंग्वेज थोड़ा रहती है। लैंग्वेज को इंटरप्रिटेशन करना आपके हाँ, लिए वो इजी हो इम्पोर्टेंट जाती है। हाँ हाँ। है ये को पास करने में। सर एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर बिकॉज ऑफ मोर गैप कॉन्फिडेंस लैक होता। देखिए मैं बार बार स्टूडेंट को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप स्लोली स्लोली एक एक घंटा भी अगर पढ़ेंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं इसको अचीव कर लेंगे। सर विच वन इज मोर इजी, 1120 और 1065? वैसे आप बताइए, अभी पार्ट 2 आपने पास किया है रिसेंटली, 1120 और 1065, 1120 कॉर्पोरेशन और 1065 पार्टनरशिप, ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है? स्टूडेंट पूछ रहे है। आई बिलीव 1065 के कॉन्सेप्ट्स आप एक बार समझ जाएंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो पास थ्रू हो जाता है और जो पार्टनर है उसी के ही ऊपर आता है, प्रॉफिट हो लॉस हो या कुछ भी एडजस्टमेंट्स हो, तो वो ऐसा आता है। और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एडजस्टेड बेसिस पे ही आती हैं। 1120 में आई गेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, और जो वाइंड अप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डिविडेंड नहीं होता, रिटर्न ऑफ कैपिटल माना जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो 1120 इज अ बिट डिफिकल्ट देन 1065 आई गेस। मोहसिन आप पूछ रहे हैं कि सर एक बार सबमिट करने के बाद आंसर सबमिट चेंज कर सकते? नहीं, सबमिट करने के बाद नहीं कर सकते। 2 टेस्टलेट होते हैं, पहला टेस्टलेट सबमिट कर दिया तो उस पर वापस नहीं आ सकते। बिफोर सबमिटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, पार्ट 3 में बहुत ज्यादा एक लैंग्वेज आती है, सस्पेंडेड, डिसबार्डेड, सेंसर। ये आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा, इसके क्वेश्चन आते हैं वासु। ये इनके कई अलग से नोट्स वगैरह बनाए कि नहीं बनाए आपने? नहीं नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने तो सब नोट्स बनाए हैं। ये पर्टिकुलर जो आपने सारे वर्ड्स यूज किए सबकी एक्सप्लेनेशन लिखी है सर मैंने, क्योंकि मैं सर मेरा थोड़ा सा स्टूडेंट को एक, मैंने अभी ग्लॉसरी भी शेयर की थी ग्रुप पे पार्ट 2 में, अगर आप पार्ट टू देखेंगे की है मैंने भी देखी। पार्ट 2 की आप देखेंगे, अगर आप उसको प्रॉपरली रीड कर लेंगे तो उसमें अल्फाबेटिक नंबर में टेक्निकल टर्म्स को बहुत वन लाइन में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इंटरव्यू काफी लॉन्ग हो चुका है, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। मिर्जा, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल पार्ट 3 को विदाउट एनी डिले इसको पास किया है। वासु पार्ट 1 और पार्ट 3 पास हो चुके हैं, खुशबू पार्ट 1 पास हो चुकी है, सनियम का भी पार्ट 1 और पार्ट 3 पास हो चुके हैं, केवल पार्ट 2 अब आपका सनियम रिमेनिंग है। तो एक मनप्रीत कौर, हाँ सभी कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। मनप्रीत वो क्वेश्चन मैं आपका आंसर करता हूं, तो और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो फिर हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। और सर कोई? मेरा एक क्वेश्चन है। यस। सर जो रिजल्ट में जैसे एरियाज आते हैं कि इस एरिया में जैसे 3 लेवल आया, तो इसका एक कुछ एडवांटेज मिलता है जॉब में, या कि ये कुछ इसका रहता है? जॉब में तो कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो वहां जॉब में तो आपसे इंटरव्यू पूछेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जनरली मैंने पिछली बार भी मीटअप सेशन ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें अंकित ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और 2-3 और स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि अगर आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिंक्डइन को प्रॉपरली यूज करना। आप अपने, एक मैं आपको और एडवाइस करूंगा कि जैसे आप लोग इनरोल एजेंट के कुछ पार्ट्स को पास कर लिया, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, जितना हो सके इनरोल एजेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स को आप पढ़िए। यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड थोड़े से आप अगर खुद अपने लेवल पर ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं तो आप अलग से हाईलाइट होंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी रैंक होगी और आपको जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस है, 2+ ईयर एक्सपीरियंस, 20 लाख तक का पैकेज इसमें हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर हो मिर्जा। आपने तो बिल्कुल पार्ट 1, 2 और 3 को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पास किया है, और बाकी सबको ऑल द बेस्ट कि फ्यूचर में आप जल्दी से जल्दी 3-4 महीने के अंदर ही बाकी जो पार्ट है, अभी एक एक पार्ट रह गया है वासु और
संयम का अभी आपके खुशबू 2 पार्ट रह गए, बट पार्ट 1 आपने क्लियर कर लिया है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। और मैं बोलता हूँ एक पार्ट पास करने के बाद, स्पेशली पार्ट 1 पास करने के बाद पार्ट 2 आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर एंडिंग दिस सेशन। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।